नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराए गए अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा दी गई है। अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आज मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। एटीएस एनआईए की कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दें, अहमद मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरान मुर्तजा को इस देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिया है। यूपी विधान परिषद की 5 सीटों के लिए शाम 4 बजे मतदान संपन्न हो गया। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव मैदान में 63 उम्मीदवार थे। सभी की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। 2 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो यूपी में एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। एमएलसी चुनाव की 5 सीटों पर मैदान में हैं 63 उम्मीदवार। कड़ी सुरक्षा के बीच 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोट डाला गया है। और एमएलसी चुनाव की 5 सीटों पर मैदान में हैं 63 उम्मीदवार और कड़ी सुरक्षा के बीच 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। यानी कि 2 फरवरी को साफ हो जाएगा किसकी पार्टी ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने संबोधन किया और कहा कि भारत दुनिया में तेजी के साथ उभर रहा है। दुनिया के हर मंच पर भारत की ताकत दिखती है। उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा और जिस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है। 140 करोड़ का बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा। इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। ये पंचप्रण गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए,
भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी और वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रही और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि धार्मिक ग्रंथ और भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है और ना मैं खिलाफ हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा था, रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश की गई। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी के साथ जाता। साथ ही अखिलेश यादव ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कहा कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई सवाल नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं ना पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है। रामचरित बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले। लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में? तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर। कितने ना समझ लोग। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। हरदोई में सुभाषपा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बेतुके बयान को लेकर अखिलेश यादव पर सीधे हमला किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अरकवंशी ने कहा कि स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव के कहने पर ही बेतुकी बयानबाजी की है। सनातन धर्म पर हमला करने वाले सपा नेता के खिलाफ पार्टी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामचरितमानस पर बेतुके बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर साबित कर दिया कि स्वामी अखिलेश यादव की रजामंदी शामिल रही है। उन्होंने कहा कि सपा को उसके नेता ही ले डूबेंगे और जिस तरह से पहले साफ हुई, लेकिन अब 2024 के चुनाव में सपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सुनील अर्कवंशी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनकी पार्टी सनातन धर्म पर हमला मानते हुए उसका पुरजोर विरोध करती है। जिस तरीके से सनातन धर्म का आज अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय कमेटी समाजवादी पार्टी में शामिल करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, तो जो बयान रामचरितमानस के ऊपर धज्जियां उड़ाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, तो उस बयान में कहीं ना कहीं सहमति राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नज़र आ रही है, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, मगर ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उनको इनाम देने का काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने शिरकत की है और इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और गांव-गांव से खोजकर प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए हर संसदीय क्षेत्र से खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद देश के युवाओं को देश से, उसकी संस्कृति से और खेल से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस प्रयास से गांव में छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। एक तरफ ये आयोजन सांसदों को युवाओं के साथ में जुड़ने, युवा पीढ़ी के साथ में जुड़ने और उन्हें अपने साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत के भविष्य के से और भारत के को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य और संकल्प के साथ में देश के युवाओं को जोड़ने का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका मार्ग भी प्रशस्त। खबर अमेठी से है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व अमेठी से सांसद अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। अपने नवनिर्मित आवास पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्मृति ईरानी के साथ पति जुबीन ईरानी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो स्मृति ईरानी अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची और खिचड़ी मेले में वो शामिल हुई। उनके साथ उनके पति जुबीन ईरानी भी शामिल हुए। एक कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम में भी स्मृति ईरानी शामिल हुई। बेहद खुश वो नजर आई। जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे थे, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दी। उनके चेहरे पर एक अलग खुशी थी और अमेठी वासियों के बीच में पहुंच करके स्मृति ईरानी ये जता रही थी कि वो अमेठी वासी हैं। प्रयागराज माघ मेला स्थित क्षेत्र अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना के तत्वावधान में संत समागम का आयोजन हुआ। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर संत समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि प्रभु राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की महिमा पूरी दुनिया में है। श्री नाइक ने कहा कि गोवा में पैदा हुआ, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने के कारण कई बार यूपी की पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला। श्री नाइक ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि में श्री रामचरितमानस को जलाना अक्षम्य अपराध है। श्री नाइक ने कहा कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह माघ मेला क्षेत्र में संतों और श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत सराहनीय काम कर रहे हैं। वहीं संत समागम की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रभु राम, सनातन धर्म और श्री रामचरितमानस पर गलत बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सनातनियों का अपमान किया है। 2024 के चुनाव में यूपी की जनता सपा को सबक सिखाएगी।
कानपुर के दक्षिणी इलाके में दीवार पर एक नोटिस चस्पा कर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी 112 में तैनात पुलिसकर्मी ने आला अधिकारियों पर उससे जबरन अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। आरोप सीधे तौर पर एसपी और नोडल अधिकारियों पर लगाए गए हैं। वहीं जब वीडियो वायरल हुआ और अधिकारियों के संज्ञान में आया तो पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच के लिए डीसीपी रवीना त्यागी को जांच सौंपी है। शिकायत में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप गंभीर है क्योंकि पुलिसकर्मी ही खुद अपने ही आला अधिकारियों पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पर्चा जो वायरल हो रहा है उसके संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार इसके संबंध में विस्तृत जांच मेरे द्वारा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा संपादित की जाएगी। इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं इसकी गहनता से जांच करने के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई। सहारनपुर के मंडी पुलिस ने फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सहारनपुर में काफी लंबे समय से फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर एक गिरोह लोगों से धन की उगाही किया करता था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिले सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के एक गिरोह द्वारा फर्जी बैनामा तैयार कर लोगों से जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर धन की उगाही की जा रही थी। ये 2 प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे, आसिफ और जीशान। ये इसी तरह का काम कर रहे थे। भोले भाले जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे उनको एक ज़मीन दिखाते थे, उसकी जो पिछली रजिस्ट्री है उसमें मालिक का नाम चेंज कर देते थे। उसी मालिक को, फर्जी मालिक को खड़ा करते थे रजिस्ट्री ऑफिस में और इनके नाम पे रजिस्ट्री करा देते थे। इसकी आड़ में पैसे ले लेते थे, ना उन्हें कब्जा मिलता था ना उन्हें ज़मीन मौके पे मिलती थी। तो यह दोनों काफ़ी टाइम से हरकतें कर रहे थे। अभी इनमें मुकदमा लिखवाया गया और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।